हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स है आपके लिए जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप देख सकते हैं 100% फ्री। इतना ही नहीं, आपको हर एक विषय की ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप बस वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सब को लिंक प्राप्त हो और वे ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें। अब तो मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स भी आ गई हैं जिनमें एमसीक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स हैं और ढेर सारा खजाना है जो आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को सफल करने में अर्थात प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करने में आपकी हेल्प करने वाली है। ठीक है, चलो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने जो अपनी पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके पाठ 6 कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम करने जा रहे हैं पाठ 7। नाम है नाटक लिखने का व्याकरण। आखिर नाटक लिखने का भी व्याकरण होता है? बिल्कुल होता है भाई। कविता लेखन में तो हमने ये जाना कि कविता शब्दों का खेल है, जिस तरह से खेलेंगे उतने अच्छे से कविता की रचना कर पाएंगे। और एक बात बता दूं मैं आपको, परीक्षाओं में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे कि कविता कैसे लिखी जाती है, कविता लिखने के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, कविता का महत्वपूर्ण या अनिवार्य अंग कौन सा है। तो याद रखना, बहुत ध्यानपूर्वक सुन लेना, समझ लेना, सब कुछ याद रहेगा, बस ध्यान से सुन लेना। अब उसी तरह से अब हम चल रहे हैं नाटक की तरफ कि आखिर नाटक लिखने का व्याकरण कैसा होता है। अब चूंकि नाटक कविता तो होता नहीं है, गाया तो जाता नहीं है, तो हिंदी साहित्य की विधा ही है नाटक। जैसे कहानी होती है, ठीक है, उपन्यास होता है, एकांकी होती है और भी कई तरह की विधाएं होती है। उसी तरह से नाटक भी लेखन है। लेकिन क्या कोई भी नाटक लिखित रूप में उतना प्रभावी होता है जितनी कविता होती है? हाँ, नहीं। तो फिर नाटक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? कभी प्रश्न आया आपके मस्तिष्क में? नाटक महत्वपूर्ण से भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है जब नाटक का मंचन किया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में आज जानेंगे हम कि नाटक की क्या महत्ता है। भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। जिस तरह से कविता अपने आप में परिपूर्ण होती है, उसी तरह से नाटक भी दृश्य काव्य है। मतलब जो देखकर आनंद प्राप्त किया जाए, जिसे देखकर आनंद की अनुभूति हो, ऐसा काव्य नाटक है। यह लिखित रूप से दृश्यता की ओर अग्रसर होता हुआ निजी एवं विशेष प्रकृति ग्रहण करता है। सबसे पहले क्या लिखित होता है, फिर देखने वाला होता है, उसके साथ साथ ये निजी और विशेष प्रकृति ग्रहण करता है। मतलब जब नाटक का मंचन किया जाता है और जब नाटक को देखा जाता है तो सच में हम अपने आप को उसी नाटक का पात्र महसूस करने लगते हैं। आपने देखा है ना, नाटक होता है या किसी भी तरह का मंचन किया जा रहा हो, मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानी की हमें भूमिका अदा करनी है, मान लो हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनना है, सुभाष चंद्र बोस बनना है और मंचन करना है मंच पर। फिर देखना ऐसी भावना और ऐसा आ जाता है कि सच में मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को यह चेतावनी देती हूं कि अब भारत छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ऐसा लगता है ना कि जितना प्रभावी उनके डायलॉग्स होते हैं और एक्टिंग या अभिनय होती है, नाटक उतना ही उत्कृष्ट होता जाता है। तो यहां पर बात की जा रही है नाटक की। नाटक को सुनिए, समझिए ताकि आप इनसे जुड़े सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाओ। जैसे अभी हमने चर्चा की कि साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे कविता है, कहानी है, उपन्यास है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है। ठीक, संस्मरण किसे कहते हैं? संस्मरण अर्थात ऐसी विधा जो स्मृतियों पर आधारित होती है, ऐसी विधा, ऐसी रचना जो यादों पर आधारित होती है। किसी की भी याद में जब मान लीजिए जैसे कि महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण है मेरे बचपन के दिन, ठीक है, जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित है सांवले सपनों की याद, तो ये यादों में, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये सब संस्मरण है। उन्होंने किसी की याद में लिखा है, अर्थात
जैसे मानवीय करुणा की दिव्य चमक है जो सर्वेश्वर दयाल जी ने लिखा है, वो फादर कामिल बुल्के के जीवन पर आधारित है कि उनसे वे मिले थे, उनकी किस तरह की सोच विचार थी, उन्होंने एकदम उनको अथाह सागर कहा था। वहीं पर यदि जाबिर हुसैन की बात करें तो सालिम अली जो पक्षी प्रेमी थे, विश्व प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी, उनकी याद में लिखा था। महादेवी वर्मा ने मेरे बचपन के दिन अर्थात उन्हीं की यादों को संस्मरण का नाम दिया। तो संस्मरण स्मृतियों से बनता है, स्मृतियों का अर्थ होता है यादें, और कोई भी संस्मरण महत्वपूर्ण कब होता है? जब उसकी स्मृतियों में विश्वसनीयता होती है। ठीक है, तो ये सब साहित्य की विधाएं हैं, अनेक विधाएं हैं। इन्हीं की भांति नाटक भी साहित्य के अंतर्गत आता है, पर गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी अन्य विधाओं से बिल्कुल अलग होता है। जहां साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में अपने एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त करती हैं, वहीं नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी होता है। जैसे कविता की बात करें, संस्मरण की बात करें, कहानी की बात करें, उपन्यास की बात करें, यात्रा वृत्तांत की बात करें, तो ये अपने आप में लिखित रूप में भी प्रसिद्ध हो जाती हैं। लेकिन नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है, उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। लेकिन यदि जब उस नाटक का मंचन हमारे सामने आता है, तब जाकर उसमें संपूर्णता आती है। और वही जो लिखित नाटक है, मंच पर उसका मंचन किया जाता है, अभिनय या पात्रों के द्वारा उसका अभिनय किया जाता है, फिर देखिए उस नाटक में तो 4 चांद लग जाते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि साहित्य की अन्य विधाएं पढ़ने या सुनने तक सीमित रहती हैं। कोई भी विधा हो, कहानी हो, कविता, उपन्यास हो, ये पढ़ने या सुनने तक ही सीमित है। लेकिन नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ दर्शन के तत्व को भी अपने भीतर समेटे रहता है। ये नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या है? साहित्य की अन्य विधाएं सिर्फ लिखने या सुनने या पढ़ने तक सीमित रहती हैं, जबकि नाटक सुनने पढ़ने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे रहता है। नाटक की एक मूल विशेषता है समय का बंधन। ऐसा नहीं है कि कोई भी नाटक जितना खींचा जाए खींच लो भाई, बस हवा में उड़ाते जाओ कितना भी हो, नहीं, उसकी समय सीमा निर्धारित होती है और एकदम कसावट के साथ एक बहुत ही चुनिंदा पात्रों के साथ उसको प्रस्तुत किया जाता है। नाटककार को नाटक की इस विशेषता का सदैव ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि समय के इस बंधन का नाटक पर पूरा असर पड़ता है। यदि समय अवधि या निश्चित समय सीमा के अंतर्गत सभी पात्रों द्वारा बहुत अच्छे से अभिनय किया गया, मंचन किया गया, तो वो नाटक 4 चांद लगा देता है। इसी विशेषता के कारण नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक समय सीमा में पूरा करना होता है। ऐसा नहीं है कि नाटक है तो एक भाग अब बता दिया, फिर एक दूसरा अगले एपिसोड में बताया, फिर अगले एपिसोड में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, नाटक को शुरू से लेकर अंत किया जाता है और एक ही बार में उसको दिखाया जाता है, इसीलिए उसका समय सीमा जो है निर्धारित रहती है। समय से जुड़ी नाटक की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, जो याद रखिएगा हमेशा। नाटककार अपनी रचना को भूतकाल से उठाए या अन्य लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, पर दोनों ही स्थितियों में उस नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना पड़ता है। चाहे वो भूतकाल की हो गई, चाहे उन्होंने भविष्यकाल की उठा ली, लेकिन उनको वर्तमान काल में इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाता है कि वो प्रेजेंट में दिखाई दें। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने कहा ना कि हम स्वतंत्र सेनानी की भूमिका निभा रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, मैंने अंग्रेजों को नाके चने चबाए थे, ऐसे नहीं कहूंगी। हम वर्तमान काल में उसको दिखाते हैं। समझ में आया? नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। चाहे कोई भी काल हो, पर उसे एक विशेष समय में एक विशेष स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना होता है। इतना ध्यान रखिएगा। नाटक की सबसे अहम विशेषता या मुख्य विशेषता है कि नाटक वर्तमान काल में ही मंचन किया जाता है नाटक का। साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, कविता या उपन्यास को हम कभी भी पढ़ते समय बीच बीच में रोक सकते हैं और कुछ समय बाद उसे वहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है। शुरू किया है तो उसको अंत भी करना होगा।
दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकता है, इसका ध्यान नाटककार को रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए वो ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, नहीं तो ऑडियंस उसको बांधे नहीं रह सकती है। मतलब नाटक की जो अवधि रहती है वो इस कदर इतने अच्छे से संभाल के रखते हैं कि एक तो नाटक रूपक अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण है, सजीवता के साथ प्रस्तुति की जाती है। नाटक में यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि चरित्र का पूर्ण विकास हो सके और उसके लिए समय का अभाव ना हो। जो भी चरित्र चित्रण किया जा रहा है उसका पूरी तरह से विकास भी हो और कहीं ऐसा भी ना हो कि अरे भाई बहुत अधिकता हो गई, अति हो गई। नाटक के 3 अंक होते हैं, इनको ध्यान से सुनना। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि नाटक के कितने अंक होते हैं, तो नाटक के 3 अंक होते हैं। अंकों की संख्या को ध्यान में रखकर भी समय विभाजन करना आवश्यक होता है। भारत द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र में नाटककारों से यह अपेक्षा की गई है कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट हो। भरत, ठीक है, भरत मुनि जिन्होंने रसों की संख्या 8 बताई थी, तो 3 होते हैं अंक और हर एक अंक की अवधि 48 मिनट तो हो। मतलब समझ में आया? 48 3 बार, तो इतना लंबा नाटक जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तभी तो कहते हैं ना, पर्दा गिरता है पर्दा उठता है, ये नाटक के अंक हैं और हर अंक की जो अवधि है वो 48 मिनट की हो सकती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। यद्यपि शब्द साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक है, परंतु नाटक और कविता के लिए इसका विशेष महत्व होता है कि शब्द है साहित्य की सभी विधाओं के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन कविता में भी शब्दों का चयन किया जाता है। वहीं पर नाटक में भी शब्दों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वो भावनात्मक भी हो, क्रियात्मक भी हो, रचनात्मक भी हो और समा बांधे भी रखे। नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। अस्मिता का अर्थ समझते हो? पहचान। अस्मिता का अर्थ होता है पहचान। हर एक शब्द की अपनी पहचान होती है। भारतीय नाट्य शास्त्रों में वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी तथा उपन्यास शब्दों के माध्यम से किसी स्थिति, वातावरण या कथानक का वर्णन करते हैं या उसका चित्रण करते हैं। इस कारण इसे वर्णित या नैरेटिव विधा भी कहते हैं। नैरेटर होता है ना, सूत्रधार कहते हैं हिंदी में। नैरेटर को सूत्रधार कहा जाता है। सूत्रधार जो बताता है कि अब ये होता है तो ये प्रवेश तो इसका, ठीक है। कहानी या उपन्यास में वर्णन घटित होता है, पर नाटक में वही कहानी हमारी आंखों के सामने घटित होती है। कोई भी उपन्यास हो या कहानी हो तो हम सुन लेते हैं कि हाँ भाई ये हुआ था, तो एक राजा थे, एक रानी थी, ऐसा हुआ था, ऐसा। लेकिन जब बात नाटक की हो तो वो हमारे सामने वर्तमान काल में घटित होता हुआ देख सकते हैं हम, इसलिए वो अधिक रोचक भी होता है और दर्शकों को अपनी ओर खींचता भी है। अब है नाटक और कविता में अंतर क्या है, या नाटक और कविता क्या है। तो देखिए, कविता के लिए शब्द विशेष महत्व रखते हैं। ये शब्द बिंब और प्रतीक में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी कारण साहित्य की सभी विधाओं में कविता नाटक के निकट प्रतीत होती है। कभी कभी कुछ ऐसी पंक्तियां भी दी जाती हैं जब जो नाटक में पात्र रहते हैं या कैरेक्टर रहते हैं वो पंक्तियों के माध्यम से भी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र नाटक, जब हम बहुत छोटे छोटे थे तो नाटक मंडली आया करती थी गांव में, तो वहां का मुझे एक सीन याद आया कि राजा हरिश्चंद्र नाटक दर्शाया जा रहा था और हाँ, हरिश्चंद्र के बेटे का नाम था रोहित। जब रोहित से उसके गुरुजी पिताजी फूल मंगाते हैं कि जाओ पूजा के लिए फूल लेकर आओ, तो वो काव्य रूप में कहते थे, कैसा था? थोड़ी देरी हो गई आज गया मैं भूल, जाता हूं लाता भी पूजन के हित फूल। गुरुजी ने मंगवाए थे, है ना, गुरुजी पूजन के हित फूल। तो इस तरह से जो नाटक रहता है उसमें काव्यात्मकता भी होती है, लयात्मकता भी होती है। तो कविता नाटक का रूप होती है, अर्थात नाटक में कविताओं का भी समावेश होता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि एक कवि एक सफल नाटककार भी हो सकता है। जो कवि है वो नाटककार भी हो सकता है। अब है नाटक के तत्व, ठीक है। तो सबसे हम पहले देखते हैं नाटक की भाषा।
कैसी होनी चाहिए? नाटककार को चाहिए कि वह नाटक में अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करे जो अपने आप में वर्णित ना होकर क्रियात्मक अधिक हो, उन शब्दों में दृश्य बनाने की क्षमता भरपूर हो और वह अपने शाब्दिक अर्थ से ज्यादा व्यंजना की ओर ले जाए। मतलब जो शब्द है उसका अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंजना, मतलब उसका पूरा पता चले कि वो क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, यह भी कहा गया है कि अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे अथवा बोले गए शब्दों में भी ज्यादा वह ध्वनित करे जो लिखा या बोला नहीं जा रहा है। जो लिखा है हमने पढ़ लिया है, लेकिन नाटक जब होता है तो जो कौन रहता है, हाँ, जो पात्र रहता है, जो कैरेक्टर रहता है, वो उसी शब्द को इतने हाव भाव के साथ प्रस्तुत करता है कि सब कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब यह है कि नाटक का मात्र एक मौन, अंधकार या ध्वनि प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 पृष्ठों की बराबरी कर सकता है। अब आया है नाटक और उसका कथ्य। पहले हमने क्या देखा था? नाटक की भाषा। अब हम दूसरा तत्व देख रहे हैं, नाटक और उसका कथ्य। किसी नाटक के लिए उसका कथ्य अत्यंत आवश्यक होता है। कहानी के रूप को किसी शिल्प या संरचना के भीतर पिरोना होता है। नाटककार को इसकी पूरी समझ, जानकारी और अनुभव होना चाहिए। एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए, क्योंकि नाटक को मंचित भी होना होता है। यस, जो लिखा है रचनाकार है, ठीक है, हमने नाटक की रचना कर दी, लेकिन संपादक भी होना चाहिए, एडिटर भी होना चाहिए कि जब मंचन किया जाएगा तो किस तरह के शब्दों को कहां पर तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है जिससे कि नाटक अधिक प्रभावी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहला तत्व था भाषा, दूसरा है उसका कथ्य। इसके लिए घटनाओं, स्थितियों और दृश्यों का चुनाव करके उन्हें इस क्रम में रचना चाहिए कि वे शून्य से शिखर की ओर बढ़ सकें। इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाना चाहिए कि वो जो साधारण से शब्द, क्योंकि शब्द तो हम सब जानते हैं, लेकिन उनको किस तरह से पिरोया जाए, मोतियों की माला की तरह। कहते हैं ना कि एक एक वर्ण से मिलकर वर्णमाला बनती है, एक एक फूल से मिलकर फूल माला बनती है, इसी तरह से एक एक शब्द से मिलकर नाटक की रचना होती है, कविता की रचना होती है। अब उसका मंचन किस तरीके से किया जाए यह नाटककार के ऊपर निर्भर करता है। इसका ज्ञान नाटककार को अवश्य होना चाहिए कि कौन से शब्दों को कहां चुनकर और किस क्रम में रखा जाना चाहिए। अब है नाटक में संवाद। देखो, हमने क्या पढ़ा? भाषा, फिर हमने पढ़ा तथ्य, फिर हमने पढ़ा संवाद, डायलॉग्स। तो संवाद नाटक का सबसे जरूरी और सशक्त माध्यम है कि संवाद किस तरह से हो रहा है। समझ में आया? किस तरह से जितने भी पात्र हैं उनके बीच में आपसी संवाद किस तरह से हो रहा है, कॉन्वर्सेशन कैसे हो रहा है। इसके बिना नाटक का काम चल ही नहीं सकता। यह अन्य विधाओं के लिए उतना उपयोगी नहीं है, संवाद नाटक के लिए तो अनिवार्य अंग है। नाटक में तनाव, उत्सुकता, रहस्य, मनोरंजन और अंत में उपसंहार जैसे तत्व जरूरी हैं। इनको ध्यान रखिएगा। क्या क्या? तनाव भी, उत्सुकता भी, रहस्य भी, रोमांच भी। ठीक है, तो तनाव मतलब अरे क्या हुआ, ओ बड़ी टेंशन हो गई। अब ये जो दर्शक है वो सोच, अरे यार क्या हुआ ऐसा। फिर पता चलेगा कि उनमें कुछ रहस्य है। जब तक मिस्ट्री नहीं होगी ना, देखने में मजा नहीं आता, सुनने में मजा नहीं आता। और जैसे ही कुछ रहस्यात्मक दिखाई देता है तो एकदम से हम क्यूरियस हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं कि हाँ हाँ बताओ ना क्या हुआ आगे। उत्सुकता बनी रहती है, रोमांच बना रहता है, जिज्ञासा बनी रहती है। ठीक है, इसके लिए विरोधी विचारधाराओं का संवाद आवश्यक है कि एक कहता है मुझे जाना है, दूसरा कहता है तुम नहीं जा सकते। मतलब मुझे ये काम करना है, तुम करके दिखाओ तब मैं जानूंगा। या फिर उन्होंने कहा, जैसे यदि हम बात करें, फिर से मुझे रानी लक्ष्मीबाई जी याद आ गई। क्यों याद आती है उसके पीछे में भी बात बता दूं कि अपने स्कूल में मैंने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अदा की थी और बड़ा अच्छा वो नाटक था।
बहुत मजे आए थे उसमें। तो हमेशा जब भी कुछ एग्जाम्पल आता है तो मुझे वही स्किट याद आ जाती है, नाटक जिसमें मैंने रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका अदा की। अब रानी लक्ष्मीबाई ने कह दिया कि अंग्रेजों तुम्हें जाना होगा मेरी तलवार, तुम ये मत समझना कि मैं अकेली हूं, महाराज मुझे छोड़कर जा चुके हैं, मैं अपनी झांसी की रक्षा कर सकती हूं। अंग्रेज वहां पर हंस रहे हैं, खड़े खड़े विरोध दिखा रहे हैं। अब यहां पर क्रोध है, वहां पर हंसी है, क्या दिख रहा है? विरोध। तो इस तरह की जो विरोधाभास है वो नाटक में सजीवता उत्पन्न करता है, ठीक है, और अधिक उत्सुकता बनाए रखता है। इसके लिए नायक, प्रतिनायक, सूत्रधार आदि की परिकल्पना भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र में भी की गई है कि विरोधाभास तो जरूरी है, जब विरोधाभास होगा तब ये नाटक ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब देखते हैं कि संवाद की विशेषताएं क्या हैं। संवाद में वह गुण होता है जो किसी नाटक को सशक्त या कमजोर बना देता है। संवाद जितना प्रभावी होगा नाटक उतना शक्तिशाली होगा। यदि संवाद नीरस है, उबाऊ है, बोरिंग है तो वो उतना ही एकदम कमजोर हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि संवाद अपने आप में वर्णित या चित्रित ना होकर क्रियात्मक हो, ठीक है, दृश्यात्मक हो, और संवादों के पीछे निहित अनलिखे एवं अनकहे संवादों की ओर ले जाना हो, कि जो नहीं लिखा है वो भावना, चेहरे के हाव भाव ऐसे हो कि देखकर समझ में आ जाए कि ये तो लगता है वीर रस से भरा हुआ है, ये तो करुण रस से भरा है, ये हास्य रस से भरा है, ठीक है, ये भयानक रस से भरा है। मतलब ये सब रसों की प्रधानता है ना, वो नाटक में देखी जा सकती है। जिस नाटक में इस तत्व की जितनी संभावना होती है वह नाटक उतना ही सफल होता है। हेलमेट का प्रसिद्ध संवाद टू बी और नॉट टू बी या स्कंदगुप्त का अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अनगिनत संभावनाओं को उजागर करता है। हेमलेट का प्रसिद्ध संवाद है ये हेमलेट, ठीक है, टू बी और नॉट टू बी। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा। स्वीकार, अस्वीकार। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब भी आपस में मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है, ठीक है। जब कोई भी दो चरित्र मिलते हैं तो विचारों के आदान प्रदान में टकराहट पैदा होना स्वाभाविक है। हाँ, कोई भी चरित्र हो, जैसे हम घर में दो लोग हैं, दो भाई बहन हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, कभी पेन को लेकर झगड़ा होने लगा, कभी कुछ को लेकर झगड़ा होने, लेकिन हाँ टकराहट तो होने लगती है। बर्तनों को भी पास में रखते, कहते भाई 4 बर्तन हैं तो खनकेंगे तो परिवार में जितने सदस्य होते हैं खटपट खटपट लगी रहती है। उसी तरह से नाटक में जो संवाद होते हैं उनमें भी इस तरह का विरोधाभास झलकता है। यही कारण है कि रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है। वह कभी भी यथास्थिति को स्वीकार कर ही नहीं सकता। इस कारण उसमें अस्वीकार को स्थिति भी बराबर बनी रहती है, अर्थात जो स्थिति है यथास्थिति मतलब एज इट इज। नाटक में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जो है उसको एज इट इज वो स्वीकार नहीं करता है, विरोध करना है। इसी कारण उसमें अस्वीकार की स्थिति बराबर बनी रहती है और यही उसको उपयोगी या महत्वपूर्ण बनाता है। क्योंकि कोई भी जीता जागता संवेदनशील प्राणी वर्तमान परिस्थितियों को लेकर असंतुष्ट ही हुए बिना नहीं रह सकता। कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको शामिल कर रहा है। जैसे भाई मैं अपने आप को इंक्लूड करती हूं, मैं कहती हूं हाँ मैं संतुष्ट हूं, मुझे किसी चीज की कोई लालसा नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो होती है ना। मजे की बात यह है कि जिस नाटक में इस तरह की असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी ज्यादा उपस्थिति होगी ना, वह उतना ही गहरा और सशक्त नाटक साबित होता है। क्या होगा उसमें? असंतुष्टि जिसमें अधिक हो, छटपटाहट जिसमें अधिक हो, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे भाव, नकारात्मक तत्वों की जितनी अधिकता होगी वह नाटक उतना ही सफल साबित होता है। ये तो बात है कि नकारात्मकता सबको अपनी ओर तो खींच ही लेती है। हाँ ठीक। अब चलते हैं नाटक में चरित्र और संवाद का महत्व। नाटककार को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि नाटक में प्रस्तुत चरित्र सपाट, सतही एवं टाइप्ड ना हो। अब जो भी नाटककार को चाहिए कि वह इस बात का ध्यान रखे कि नाटक में प्रस्तुत चरित्र सपाट, सतही एवं टाइप्ड ना हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम
एकदम फ्लैट टाइप कि ऐसे आओ ऐसे जाओ, सिंपली बोल दो कि जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। अरे जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, या फिर आइए ना, पधारिए, मुझे नहीं आना। तो इस तरह से कुछ ऐसे हाव भाव और एक्टिंग होनी चाहिए जिससे कि दर्शक और जो समय है वो बंधा रहे। साथ साथ चरित्रों के विकास में इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपनी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले। क्रिया और प्रतिक्रिया का अभी किसी ने मीनिंग पूछा था कि क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है, तो क्रिया एक्शन, प्रतिक्रिया रिएक्शन। नाटककार कथानक के माध्यम से जो कुछ कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। जो भी कुछ कहना है वो जिस कैरेक्टर में है, वो जिस भूमिका में है, उसी में उसको अपने भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना होता है। ठीक है, कैसा लग रहा है नाटक? सच में मजा आ रहा है ना? जब पढ़ने में और समझने में इतना मजा आ रहा है तो नाटक प्ले करने में कितना मजा आता होगा। कभी आपने किसी स्कूल की बात बता रही हूं आपको, कभी आपने जैसे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, बाल दिवस हो या गांधी जयंती हो, कभी नाटक किया है? बताना मुझे, ठीक है। ऐसे में संवाद के माध्यम से यह नहीं लगना चाहिए कि वह पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। यदि ऐसा होता है तो नाटक न रहकर शब्दों के रूप में विचारों का ढेर मात्र बन जाता है। अर्थात जो भी डायलॉग्स हैं, जो भी संवाद हैं, वो सिर्फ ऐसे ना हो कि बस पढ़े जा रहे हैं, जो लिखा है वो पढ़े जा रहे हैं। आइए पधारिए, आप कहाँ जा रहे हैं, मुझे वहां नहीं जाना। यदि हम सिर्फ रीड करते जाएंगे तो उस नाटक में उतनी रोचकता आएगी ही नहीं और वो नाटक बिल्कुल बकवास हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं, ना कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र। अब जैसे कोई कविता है, ठीक है, कोई कहानी है या उपन्यास है, उसमें तो शब्द के चरित्र एकत्रित करते हैं ना, शब्द के माध्यम से चरित्र बोलते हैं। लेकिन नाटक में तो स्वयं जीते जागते हाड़ मांस के व्यक्ति हैं, तो उनको तो अपनी भावनाओं का बिल्कुल प्रयोग करना चाहिए और बहुत अच्छे से इसके संवाद को प्रस्तुत करना चाहिए। कभी कभी हाँ बच्चे कहते हैं कि मैडम आप तो बहुत एक्टिंग करती हो। भाई एक्टिंग तो करनी है ना, ये जीवन है, ये रंगमंच के समान है। जिस बात को जिस तरह से यदि व्यक्त ना किया जाए तो फिर उस बात का मजा ही क्या है। हाँ मैंने देखा है, ठीक है, कि भाई हाँ ओवर एक्टिंग या कुछ भी कहा जाता है, तो आई डोंट केयर अबाउट दैट। कि हम जब देखो रीड करना इज वेरी इजी, लेकिन किसी भी बात को उसी लहजे में पढ़ना इज वेरी क्रिएटिव। क्रिएटिविटी है उसको किस तरह से, किस बात को किस लहजे के साथ बोला जाना चाहिए, पढ़ा जाना चाहिए, वही तो सार्थकता है। और यही नाटक की सबसे महत्वपूर्ण विधा है, सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। अब देखते हैं नाटक के संवाद की विशेषताओं में ही। नाटक के संवाद ज्यादा सहज और स्वाभाविक होने चाहिए ताकि वे दर्शकों के मर्म को छू सके, मन को छू सके। यह सहजता का आशय भाषा की सरलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी सिंपल बिल्कुल लिख दिया है। मतलब इस तरह के डायलॉग्स होना चाहिए, इस तरह के संवाद होना चाहिए जो दर्शकों को भी आसानी से समझ में आ सके। उनके समझने में ऐसा ना हो कि क्या ये क्या कह रहा है, समझ में नहीं आया, क्या कहना चाहते हैं, इस तरह का ना हो। जो है उसमें सजीवता बनी रहनी चाहिए। यदि संवाद तत्सम और क्लिष्ट भाषा में भी हो तो भी वे स्थिति और परिवेश की मांग के अनुसार स्वाभाविक ही जान पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अच्छे या क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं करना है या तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग नहीं करना, अवश्य करना है। अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी कहा ना कि राजा हरिश्चंद्र में रोहित की भूमिका अदा कर रहा था एक बालक, हम बहुत छोटे थे तब नाटक देखा था, तो गुरुजी ने उसको पूजा के लिए फूल मंगाते हैं, तो वो भी डायलॉग्स मतलब गीत गाकर बोलते हैं। और फिर प्रहलाद भी उसको गीत गाकर उत्तर देता है कि थोड़ी देरी हो गई आज गया मैं भूल, जाता हूं लाता भी पूजन के हित फूल। तो इस तरह से नाटक में लयात्मकता बनी रहती है और जो दर्शक रहते हैं उनको अपने ओर बांधे भी रखती है। ये है नाटक की विशेषता। ठीक है, देखो अब यहां पर है कि ऐसे में दर्शक एवं संप्रेषित होने में कोई मुश्किल नहीं होती, चाहे वो किसी भी तरह के शब्दावली का प्रयोग किया जाए। यदि नाटक में वो रोचकता है, वो भाव प्रधानता है, तो समझ में आएगा ही आएगा।
जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती आदि नाटककारों के नाटकों में भाषा की यह विशेषता देखी जा सकती है। कितने अधिक नाटक हमने देखे हैं, या फिर आपने भी कई नाटक पढ़े होंगे, है ना, पढ़े हैं ना, सुने हैं ना। क्या आपने कभी किसी नाटक में प्ले या भूमिका निभाई है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। अब चलते हैं नाटकों का शिल्प और संरचना। वर्तमान समय में नाटककारों के पास शिल्प की दृष्टि से कई विकल्प मौजूद हैं। अभिज्ञान शकुंतलम, यस, पता है आपको, शकुंतला और राजा दुष्यंत का नाटक जैसे नाटकों का ढांचा है, जिसे हम पारिभाषिक शब्दावली में शास्त्रीय कहते हैं। लोक नाटकों का एक रूप है जिसमें कोई लिखित आलेख नहीं है और सब कुछ मौखिक प्रक्रिया के अंतर्गत घटित होते हैं। कालिदास जी द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें शकुंतला और राजा दुष्यंत की स्टोरी बताई है, फिर भरत का जन्म बताया है, भारत का जन्म बताया है, और किस तरह से राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर चले जाते हैं। उनकी दी हुई अंगूठी गिर जाती है नदी में, मछली खा लेती है, मछली को काटा जाता है, अंगूठी मिलती है, और फिर शकुंतला ने राजा दुष्यंत को ऐसे ऐसे कड़वे वचन सुनाए कि वो साफ एकदम स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, पहले भी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि आदिकाल में स्त्रियां अनपढ़ हुआ करती थी। ठीक है। पारसी नाटकों का शिल्प शेरो शायरी, गीत संगीत और अतिरंजित शब्दों पर आधारित होता है। सबकी अपनी अपनी कला रहती है। यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो गद्य पर आधारित होता है। इनके अलावा नुक्कड़ नाटकों की अपनी एक अहमियत होती है। एक नाटककार को तय करना होता है कि वह इनमें से किस शैली को चुने अथवा विभिन्न विकल्पों के मिश्रण से एक नई शैली तैयार करे या इन्हें छोड़कर एक नया शिल्प तैयार कर ले। यद्यपि कथ्य अपना शिल्प स्वयं निर्धारित कर लेता है, कथ्य मतलब कथन, परंतु पहले से तय शिल्प में किसी कथ्य या कहानी को समायोजित कर पाना कठिन होता है। अब देखो, यहां पर लिखा है यथार्थवादी नाटकों का अपना एक मुहावरा है जो गद्य पर आधारित होता है। यथार्थवादी अर्थात वास्तविकता पर आधारित। नुक्कड़ नाटक होते हैं कि वर्तमान में क्या चल रहा है, ढोलक बजाती है, देखो रे आ गए हैं हम सब रे, इस तरह से कुछ मतलब लयात्मकता के साथ प्रस्तुति दी जाती है और आम जनता को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों की प्रस्तुति दी जाती है। ठीक है। तो यहां पर यही बताया कि नुक्कड़ नाटकों की एक अपनी अलग भाषा होती है, अलग संवाद होते हैं। वो गाकर या अपने आप को उसी तरह की, मान लीजिए कोई पत्रकार बन गया है तो उसी में कोई राजा, कोई मंत्री, इस तरह से कुछ प्रस्तुति दी जाती है। तो नाटक दृश्य, श्रव्य, काव्य है। ठीक है। तो नाटक अपने आप में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हिंदी साहित्य में, और यही इसकी खासियत है। आशा करती हूं आपने नाटक को बड़े ही अच्छे अंदाज में सुन लिया है, समझ लिया है। तो अब इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप उनका उत्तर जरूर देंगे ना विद्यार्थियों? बहुत सही जवाब। बिल्कुल, मैं यही आशा करती हूं कि आप परीक्षा हो या टेस्ट हो, बहुत अच्छे से हर एक पार्ट को सुनिएगा ध्यान से, ताकि आप परीक्षाओं के उत्तर भी दे पाएं और साथ ही साथ इनमें निहित जो मूल्य हैं, जो मोरल वैल्यूज हैं, उनको अपने जीवन में भी लागू कीजिएगा। मैग्नेट ब्रेन्स है आप सबके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करने के साथ साथ बहुत कई प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्रोवाइड करता है 100% फ्री। अब आ गई हैं मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स और ई बुक्स, जिनमें MCQs हैं, सैंपल पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, ऑफ कोर्स विद सॉल्यूशंस, जो आपको हर एक प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगी। सो विद्यार्थियों, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।